हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग अपने पॉलिटी सेगमेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है प्यारे छात्रों, और इस सेगमेंट में हम वो सभी चीज़ें देखेंगे जो प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। और वीडियो के लास्ट में हमने एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए रखी है, तो आप इस पूरे वीडियो को संयम से देखें और लास्ट में टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज़ हमने रखी है वो कई सारी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो प्यारे छात्रों, शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए प्यारे छात्रों, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि भारत देश का एक प्रधानमंत्री होगा। प्यारे छात्रों, ठीक है, तो पहला जो अहम क्वेश्चन बन के आता है प्रधानमंत्री से वो यही आता है कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में उल्लेख किया गया। प्यारे छात्रों, ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्यारे छात्रों, बहुत ही अहम बात है ये डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, भारत जो राष्ट्र है उसमें अगर राष्ट्र का प्रमुख देखा जाए तो राष्ट्रपति साहब होंगे, लेकिन अगर बात करें सरकार का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होते हैं, सरकार का प्रमुख। प्यारे छात्रों, हम बताएंगे कि पीएम साहब क्यों होते हैं सरकार के प्रमुख। वो इसलिए होते हैं प्यारे छात्रों क्योंकि जो वास्तविक शक्ति होती है, संविधान में जो वास्तविक शक्ति दी गई है वो प्रधानमंत्री को दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की उस शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी कि राष्ट्रपति सिर्फ अपना व्यू दे पाता है, ठीक है। उसके पक्ष में प्रधानमंत्री के कहने पर या मंत्रिमंडल के कहने अपना व्यू रख पाता है, लेकिन वास्तव रूप से अगर शक्तियों का प्रयोग कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। प्यारे छात्रों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्रदान है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। हमने अभी आपसे यही बात की थी प्यारे छात्रों कि राष्ट्रपति जो देश का शासक होता है, सारा कार्रवाई, देश में जितनी भी कार्रवाई होती है छोटी से लेके बड़ी तक, सब राष्ट्रपति के कहने पर उनके हस्ताक्षर द्वारा ही चीज़ें होती हैं। प्यारे छात्रों, बिना उनके हस्ताक्षर के कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन वो जो हस्ताक्षर करते हैं वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है। प्यारे छात्रों, तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है, जबकि अगर वास्तविक शासक की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो वास्तविक शासक के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ। प्यारे छात्रों, देखिए, प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो प्यारे छात्रों, भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्यारे छात्रों, ध्यान रखिएगा। तथा उनके मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्यारे छात्रों बता दें आपको, उनके मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनमें से कुछ मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये बात भारतीय संविधान में कही गई है, लिखी हुई बात है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद कहीं से खरीद के लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय संविधान में वर्णित है कि राष्ट्रपति के राजकीय यानी राष्ट्रपति देश के लिए जो भी कार्य करेगा उन कार्यों में मंत्रणा देने के लिए, ठीक है,
एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख व्यक्ति होगा, जो मुखिया होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। प्यारे छात्रों, आपको उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्यारे छात्रों, देखिए, भारत में संसदीय पद्धति की सरकार स्थापित की गई है, अतः यहाँ के प्रधानमंत्री की स्थिति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के समान है। प्यारे छात्रों, ये बहुत ही अहम लाइन है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ है, ठीक है, कि भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति किस देश के प्रधानमंत्री के समान है, तो वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के समान है। प्यारे छात्रों, बहुत ही अहम बात है जो आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो आपको जो चीज़ें समझ में आ गई, वो क्या क्या समझ में आ गई? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। कई छात्रों को ये बातें नहीं पता हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, उसके पश्चात ही वो पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे था, देखिए, संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। देखिए, मंत्रिपरिषद जैसे आप देखे होंगे पुरानी फिल्मों में, ठीक है, राजा महाराजाओं के लिए तमाम मंत्रीगण उपस्थित हुआ करते थे और राजा किसी भी कार्य को करने के लिए उन मंत्रियों से परामर्श जरूर लेते थे। ठीक वही राजकीय प्रक्रिया आज भी हमारे देश में लागू होती है। जो राष्ट्रपति है उसे एक राजा मान लीजिए अगर आप, ठीक है, राष्ट्रपति को अगर आप एक राजा मान लेते हैं, तथा जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो सभी मंत्रिपरिषद सदस्य क्या हैं, इनके मंत्रीगण हैं। इनके कहने पर किसी भी मुद्दे पर बिना चर्चा किए इनसे राष्ट्रपति अपना व्यू नहीं देता है, ठीक है। तो ये बहुत अहम बात है। देखिए, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, लोकसभा में बहुमत दल का नेता यानी कि जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ अपनाया गया, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जैसे मान लीजिए दो पार्टियां हैं, ठीक है, एक बीजेपी है आज के डेट में और एक कांग्रेस है कि नहीं प्यारे छात्रों, है ना। तो बताइए, बीजेपी और कांग्रेस है तो बीजेपी किसके झंडे तले चुनाव लड़ती है? मोदी जी के झंडे तले लड़ती नहीं लड़ती, बताइए। वो मोदी जी को फेस दिखा के चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस कभी राहुल गांधी को, कभी सोनिया गांधी को, कभी प्रियंका गांधी को फेस दिखा के चुनाव लड़ते हैं। तो जिसके फेस के तले चुनाव पूरा लड़ा जाता है वही उस दल का नेता होता है, अग्रणी नेता होता है। और अगर वो दल बहुमत हासिल करता है, बहुमत प्राप्त करता है, तो उसी अग्रणी नेता को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि अगर मोदी जी के चेहरे को आगे रख के बीजेपी ने चुनाव लड़ा है तो सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, क्योंकि बहुमत दल के नेता, क्योंकि जनता जो है इन्हीं को देख के वोटिंग कर रही है। अगर कांग्रेस जीतती है राहुल गांधी के नेतृत्व में तो राहुल गांधी क्या हैं, और बहुमत दल के नेता हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे, ठीक है प्यारे छात्रों। यानी कि जिसके चेहरे को देखकर जनता वोट देती है उसी चेहरे को लास्ट में प्रधानमंत्री पद दिया जाता है प्यारे छात्रों। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं और क्या क्या शक्तियाँ हैं, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है और राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। देखिए, बहुत अहम बात है प्यारे छात्रों। मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री यानी जो बहुमत दल का नेता होता है वो एक लिस्ट देता है, किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति साहब उसी लिस्ट में से जो नाम है उन्हीं नामों को केवल मंत्री पद देता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को मंत्री बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है।
प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नामों की जो सूची है, उसी सूची में जो नाम है उन्हीं लोगों को सिर्फ राष्ट्रपति मंत्री पद पर नियुक्त करेगा, अन्यथा किसी को नहीं नियुक्त करेगा। प्यारे छात्रों, यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। देखिए, ये बात भी पीएम ही निश्चित करते हैं, राष्ट्रपति के हाथ में कुछ नहीं है। पीएम साहब ही ये निर्णय लेंगे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, किसे होम मिनिस्टर बनाया जाए, किसे रक्षा मंत्री बनाया जाए, किसे अन्य मंत्रालय दिया जाए। इन सभी विभागों पर अध्ययन प्रधानमंत्री करते हैं और इन विभागों का बंटवारा भी वही करते हैं। राष्ट्रपति साहब सिर्फ उनको बुला के पद और गोपनीयता की शपथ दे के उन्हें वो विभाग सौंप देते हैं। प्यारे छात्रों, ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कौन करता है। तो वहाँ पे ऑप्शन था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारे ऑप्शन थे। तो प्यारे छात्रों, जो भी मंत्री होंगे केंद्र के, उन सभी मंत्रियों के विभाग का जो बंटवारा होगा वो प्रधानमंत्री ही करता है। डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रहे। अब एक छोटी सी बात हमारे प्यारे छात्रों के दिमाग में आ रही होगी, सर केंद्र का तो ठीक है, लेकिन अगर राज्य का बात किया जाए तो राज्य के विभाग का बंटवारा जो राज्य सरकार के बहुमत दल का नेता होता है यानी मुख्यमंत्री, वो करता है। ठीक है, राज्यपाल सिर्फ शपथ दिलाने का काम करता है। प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पहला तो उनके विभाग का बंटवारा कर देगा। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री चाहता है तो फ्यूचर में उनके विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। इसके लिए कोई मंत्री इफ बट नहीं करेगा कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो मंत्री है वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही सारा काम करना है। तो यदि वो विभाग का बंटवारा करता है तो उसे वो विभाग लेना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में अगर उसमें फेरबदल करना चाहता है पीएम, तो वो फेरबदल भी कर सकता है। वो राष्ट्रपति के से कहकर उनके विभाग में फेरबदल करवा सकता है। प्यारे छात्रों, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। बहुत बढ़िया बात बोली गई है। जो प्रधानमंत्री होता है, चूँकि बहुमत दल का वो नेता होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के सुपरविजन में ही होती है। प्यारे छात्रों, ठीक है, अगर वो चाहे तो किसी विषय पर लिए गए निर्णय को अपनी मर्जी से बदल सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो निर्णय होगा वो सही होना चाहिए। अगर निर्णय गलत हुआ तो उनके साथ के जितने भी मंत्रीगण हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, तो वहाँ उन्हें अपनी गद्दी भी, अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। प्यारे छात्रों, तो वो अपने मर्जी के हिसाब से निर्णय तो बदल सकते हैं, लेकिन वो निर्णय जो होगा वो जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि कोई मंत्री जो उसके मंत्रिमंडल में है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर संवैधानिक रूप से काम को अंजाम नहीं दे रहा है, तो उसे राष्ट्रपति को सलाह देकर उस व्यक्ति को, उस मंत्री को त्यागपत्र देने पर मजबूर कर सकता है और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है प्यारे छात्रों, तो ये सारी शक्तियाँ आपके प्रधानमंत्री में निहित हैं। प्यारे छात्रों, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित भी करता है। आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अभी वर्तमान में, वो देखिए जितने भी मंत्री हैं उनकी बैठक को बुलाते हैं, बैठक को बुला के किसी समस्या पर उनसे चर्चा करते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हैं और उसका एक सटीक हल निकाल के उन्हें निर्देश देते हैं कि आप इस तरह से कार्यों को अंजाम तक पहुंचाइए। तो इस लाइन में वही बात कही गई है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों को गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। ठीक है, अगर कोई गतिविधि हो रही है जिसमें मंत्रियों को बात समझ नहीं आ रही है तो प्रधानमंत्री सलाह लेके उनके निर्देश का पालन कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, देखिए, वह अपने
पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है। ये बहुत बड़ा पावर है आपके प्रधानमंत्री के हाथ में। प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि यदि प्रधानमंत्री जो आपके पीएम साहब हैं वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा सौंप दें, ठीक है, अपना इस्तीफ़ा दे दें, तो उनके इस्तीफ़ा देने के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। एक भी मंत्री नहीं बचेगा, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से नई लोकसभा का गठन करना होगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। अब बताइए, अगर मुखिया ही नहीं रहेगा तो बाकी सैनिक पीछे से रह के क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए पूरा मंत्रिमंडल को ही भंग कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात लोकसभा का नए सिरे से चुनाव होता है। ठीक है, और नए सिरे से उन्हें विभाग का बंटवारा किया जाता है। प्यारे छात्रों, देखिए बहुत महत्वपूर्ण नोट है आपके पास। यदि प्रधानमंत्री अपना पद त्याग देता है, उन्हें पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो अन्य कोई मंत्री कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाता है। ये बहुत अहम बात है। अगर मान लीजिए जो मुखिया है वही किसी कारणवश अपने पद से त्यागपत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री अपना कार्य कर रहा है, होम मिनिस्टर अपने काम से काम चला रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सारा काम वहीं ठप हो जाता है और त्यागपत्र और मृत्यु की कंडीशन में तो मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाता है। इसे किसी के आदेश और निर्देश की ज़रूरत नहीं होती है। प्यारे छात्रों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। देखिए, नियुक्तियों के संबंध में प्रधानमंत्री को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अभी कौन कौन से अधिकार प्रधानमंत्री को नियुक्तियों के संबंध में है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। प्यारे छात्रों, देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। प्यारे छात्रों, ठीक है, तो ये एक बहुत अहम बात है। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों का चुनाव संबंधी अधिकार, ये सारे अधिकार आपके प्रधानमंत्री के पास हैं। ठीक है, इन सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है नियुक्ति के संदर्भ में। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए आगे, संसद के संदर्भ में जो अधिकार हैं प्रधानमंत्री के पास वो कौन कौन से हैं। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और उसका सत्रावसान करने का परामर्श देता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति का वो मुख्य मंत्री होता है। ठीक है, यानी कि जो अगर कहा जाए सबसे, चूँकि मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है तो राष्ट्रपति के बहुत करीब होता है। ठीक है, तो छोटे बड़े परामर्श जो होता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ही ले लेता है, उसे मंत्रिमंडल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जैसे संसद सत्र को शुरू करना है, सत्रावसान करना है, इन सब छोटी छोटी बातों के लिए जो प्रधानमंत्री हैं वो उसे सलाह देते रहते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, वह लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री अगर चाहे तो लोकसभा को विघटित करने का सलाह राष्ट्रपति को देकर लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि लोकसभा की कार्रवाई को जहाँ का तहाँ रोक सकता है। ये ताकत है हमारे प्रधानमंत्री की। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। देखिए, संसद का जब सत्र बैठता है तो राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के सामने देश की सरकार आने वाले समय में किस तरह की नीतियां बना रही है, उन तमाम नीतियों के बारे में
सभी लोगों को अवगत कराता है, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य हों, विपक्ष के नेता हों या स्पीकर हों, सबको वो इस चीज़ से अवगत कराता है। ठीक है प्यारे छात्रों, ये काम भी आपके प्रधानमंत्री का ही होता है। एक चीज़ देखिए, एक पॉइंट और रह गया, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। वो इसलिए केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होने का एक रीज़न है क्योंकि वह केंद्र में जितने भी मंत्री हैं सब में प्रधान होता है, इसीलिए ही तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री चूँकि सभी मंत्रियों में प्रधान होता है, इसलिए वो सरकार के लिए प्रवक्ता का भी काम करता है। देखिए, अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। बिल्कुल सही बात है, ये आर्टिकल 75 में चीज़ें वर्णित हैं प्यारे छात्रों। आगे देखिए, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक छोटी सी बात आपको और बता दें कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद बने रहेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर मंत्रिमंडल भंग करवा देगा, ऐसी स्थिति में मंत्री जो होगा अपने पद का त्याग कर देगा। इस बात को भी आप ध्यान देंगे, बिल्कुल सही तरीके से ध्यान देंगे प्यारे छात्रों, कहीं कोई चीज़ छूट न जाए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसले ही राष्ट्रपति के कहने पर लोगों के लिए लागू किए जाते हैं। इसलिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिपरिषद ही होता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है प्यारे छात्रों। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों का वर्णन है, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। अब देखिए, मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिमंडल में जितने भी कार्य हो रहे हैं सभी कार्यों की रिपोर्ट बनाना और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपना कि राष्ट्रपति को भी ज्ञान हो जाए कि मंत्रिपरिषद किन किन कार्यों को लेके विचार विमर्श कर रही है। यानी कि जो भी काम मंत्रिपरिषद करेगा वो काम प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के कानों तक पहुंच जाएगी। इस बात का आप ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री हमारा मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। आगे देखिए, देश में आपातकाल या कोई अन्य मामला जैसे विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देना तथा संघ के कार्यकलाप एवं प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय पर राष्ट्रपति सूचित करे। देखिए, अहम बात है कि आपातकाल या कोई अन्य मामला जैसे विदेश नीति है या फिर गृह मंत्रालय संबंधी कोई मामला है, उस पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पूरी जानकारी देगा। ऐसी कोई जानकारी नहीं जो उसे छिपा सकते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी देने के बाद ही राष्ट्रपति उस दिए गए दस्तावेज पे अपना हस्ताक्षर करेगा, अपने सहमति देगा, जिससे आगे कार्रवाई की जाएगी। इसलिए राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य बन जाता है। और आखिरी लाइन देखिएगा कार्यकाल को लेके कि प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्यारे छात्रों, इस बात को आप ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि निम्न सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो प्यारे छात्रों, निम्न सदन लोकसभा को ही कहा जाता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। ये देखिए प्यारे छात्रों, आपके सामने अब छोटी सी टेस्ट सीरीज जो इस टॉपिक को कवर करेगी वो लेके विजन क्लासेज परिवार आपके सामने हाजिर हो गया। प्यारे छात्रों,
आपको आशा करते हैं सारी बातें टू द पॉइंट समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ आई प्यारे छात्रों तो एक बार वीडियो को पुश करिए और शुरू से जाके वीडियो को देखिए, जिससे चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएं। फिर टेस्ट सीरीज़ के पास चलिएगा। हम पूरी गारंटी दे रहे हैं कि जो बच्चा पूरा वीडियो देखा है उसे क्वेश्चन सीरीज लगाने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे छात्रों, शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है प्यारे छात्रों? बताइए, प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बता दें प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। ये दूसरे पेज की पहली लाइन में हमने आपको क्लियर कर दिया था प्यारे छात्रों। देखिए, प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने की शपथ कौन दिलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, प्रधानमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है प्यारे छात्रों। देखिए, परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए प्यारे छात्रों, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जो मंत्री परिषद का प्रधान होता है। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमें उम्मीद है कि इसका जवाब आप सबके दिमाग में होगा। प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर का होता है प्यारे छात्रों। तो आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन भी बच्चों को पूरा वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन सीरीज लगा लिए हों, उनसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विजन क्लासेज परिवार रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आता है। तो सब्सक्राइब करने से सारे नोटिफिकेशन आप पे जाएंगे, जिससे आप वीडियो का और भी ज़्यादा आनंद ले सकेंगे, अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से पूरे कर सकेंगे। तो वीडियो के अंत में विजन क्लासेज परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।